वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में डीजी। क्लास 12 एग्जाम में रे ऑप्टिक्स का बहुत सारा क्वेश्चन रिवाइज करना है, तो शुरू से ही आगे हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से बात करते हुए बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने रे ऑप्टिक्स पर कुछ क्वेश्चंस और ट्रिक्स बताए थे। आज पहले रिवीजन कराते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किस किस तरीके से लिखा जा सकता है, कितने रिलेशंस आपको पता है। देखिए साइन आई अपॉन साइन आर तो पता है आपको, और ये एयर के रेस्पेक्ट में है किसी मीडियम का, तो इसको एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो अब इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला C अपॉन V, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन इन मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट। फिर हम और कैसे लिख सकते हैं, तो अगर आप देखिए फार्मूला आपने बहुत सारे पढ़े हुए हैं, तो ये रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अगर एक ऑब्जेक्ट है पानी में या किसी लिक्विड में रखी है, आप बाहर से देख रहे हैं, है ना, तो वो ऊपर उठी दिखाई पड़ती है। फिर आप पढ़ चुके हो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में एक और रिलेशन जो ये C अपॉन V है, इसी से बना हुआ है, तो वो लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम, या लैम्डा इन वन मीडियम अपॉन लैम्डा इन सेकेंड मीडियम, जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिया गया हो। यहाँ एयर है तो लैम्डा पहले एयर। ये फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, इसकी प्रोडक्ट के बराबर। अब आपको पता है वेवलेंथ जो होती है वो रेड कलर की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर। फिर जो म्यू है उसका एक और रिलेशन पढ़ा है आपने, वो लैम्डा पर कैसे डिपेंड करता है, तो ये कहलाता है कॉशीज रिलेशन। तो म्यू और लैम्डा एक दूसरे के उल्टे हैं। किसका लैम्डा ज़्यादा है, किस कलर के लिए, रेड कलर के लिए। तो रेड कलर के लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, कम। ये सब 1 मार्क क्वेश्चन है। तो म्यू आर ग्रेटर देन म्यू वी। आपको पूछेगा कि किस कलर के लिए फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ज़्यादा होगी, रेड या वॉयलेट। तो फोकल लेंथ और म्यू में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। ये देखिए लेंस मेकर्स फार्मूला पिछले वीडियो में डिराइव कराया। तो अब इससे म्यू आर लेस है तो एफ आर ज़्यादा होगी, यानी कि रेड कलर की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी वी से। इसी को हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट फॉर रेड कलर इन अ मीडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वॉयलेट कलर। तो ये सारे रिलेशंस आपको पता हैं। हाँ, इन्हीं अगर म्यू को हम प्रिज्म के टर्म्स में लिखें तो म्यू का फॉर्मूला प्रिज्म के लिए क्या हो जाता है, तो म्यू इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2। क्या है डेल्टा M, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, अपॉन साइन A/2। थिन प्रिज्म के लिए क्या हो जाता है ये फॉर्मूला, तो आप थिन प्रिज्म के लिए किसे कहते हैं, थिन प्रिज्म जिसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा हो, तब क्या हो जाता है डेविएशन, तो डेविएशन आता है म्यू -1 इंटू A। 1 मार्क क्वेश्चन आता है, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस थिन प्रिज्म के लिए, एंगल ऑफ डेविएशन किसी भी थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है। जवाब होगा नो। किस पर डिपेंड करता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म पर। फिर आपने और पढ़ा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में म्यू इक्वल टू किसके बराबर पढ़ा है, 1 अपॉन साइन C। और वेव ऑप्टिक्स में आप पोलराइजेशन प्रोसेस पढ़ते हैं, तो वहाँ क्या लिखा जाता है, म्यू इक्वल टू, तो म्यू इक्वल टू वहाँ क्या होता है, tan IP। IP क्या होता है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अब ये दोनों म्यू हैं, ये इन दोनों का आपस में रिलेशन कैसे निकालें, इनको इक्वेट करके इन पर बेस्ड ढेरों क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको इस तरीके से क्विक रिवीजन करके याद रखना चाहिए कि म्यू कितने तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए हम एक फिनोमिनन TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो जानेंगे। प्रिज्म में कैसे होता है, अंडर वाटर कोई बल्ब जल रहा है तो वाटर की सरफेस पर कितना सरफेस एरिया को इल्यूमिनेट करेगा, और जो प्रिज्म है उसके ऊपर आने वाली लाइट हर कलर की है, तो हर कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म अलग अलग होगा। तो कौन सा कलर इमर्ज आउट हो जाएगा, रिफ्रैक्ट होगा, और किस कलर का TIR होगा, इतना हम लोग चर्चा करते हैं अभी। तो देखो सबसे पहले आपको पता है प्रिज्म के लिए जो रिफ्रैक्शन फार्मूला है उसका डेरिवेशन देख लीजिएगा। जैसे पिछले में हमने लेंस मेकर्स फार्मूला डिराइव किया था, वैसे प्रिज्म के लिए भी देखिएगा कि हाँ उसमें जो प्रिज्म जब मिनिमम डेविएशन की पोजीशन पे रखा होता है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल टू बेस है, और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे वो उनका पाथ एक्सचेंज किया जा सकता है। मतलब अगर इंसिडेंट को रिवर्स इमर्जेंट रे मान लें तो जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे जैसा बिहेव करेगी। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और हाँ, जो थिन प्रिज्म होता है
उसके लिए डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिपेंड करता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म और ए पर, एंगल ऑफ प्रिज्म पर। होलो प्रिज्म कोई स्पेक्ट्रम नहीं देता, क्यों? क्योंकि उसमें डिस्पर्शन नहीं होता, जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है वो पैरेलल निकलती हैं। तो ये सारे 1 मार्क क्वेश्चन है, इसलिए रिकॉल जल्दी जल्दी करते रहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये, आपको सब आता है, घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको बहुत कुछ आता है और अगर आप ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन घबरा गए तो फिर बेकार हो गया ना आने वाला। हाँ, आप फ्रेश रहिए, अपने आप को मजबूत रखिए, और जो अपनी आंखों में जैसे जैसे एग्जामिनेशन टाइम पास आता जाएगा तो आपकी जो गेनिंग पावर है, जो मेमोरी है, वो और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। आपकी आंखों में चीज़ें स्कैन होने लगेगी। एग्ज़ाम में जाते समय उसके पहले तक अच्छे से जो समरी पार्ट है वो ज़रूर देख लीजिएगा। किसी भी चैप्टर पे जाइए, अपने मन में रिकॉल करिए। इस तरीके से आप करेंगे, यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स। शुरू करती हूँ मैं प्रिज्म से। तो प्रिज्म में आप देखिए कि अगर राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है तो राइट एंगल आइसोसेलेस के नाम में ये तो राइट एंगल छिपा है, ये दोनों साइड बराबर होंगी, तो ये जो एंगल होंगे दोनों वाले ये 45 होंगे, है ना। अब जो एक रे अगर परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस आती है, मान लो इसका नाम मैं रख दूँ ABC, तो क्या होगा? सीधे आ रही है I0 R0, तो ये रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ये सीधे चली जाएगी। इट विल नॉट डेविएट, इट विल पास ओनली थ्रू द सरफेस AB। अब यहाँ पर आई तो यहाँ पर आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ये है, ये I, ये कितना है? I = 45 डिग्री। ये आपको पता है 45 है ये, और ये 90 है ये, तो ये भी 45, ये नॉर्मल है तो ये भी 45। अब क्रिटिकल एंगल होता है ग्लास एयर इंटरफेस, ये AC, उसके लिए होता है 42 डिग्री। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस डेंसर मीडियम में, प्रिज्म के मीडियम में, मोर देन क्रिटिकल एंगल है, और यही तो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन। और रेज यहाँ पर जो इस पॉइंट पर है वो कहाँ से कहाँ जाने के लिए है? डेंसर से रेयर के लिए। तो अब यहाँ पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन को पूरी कर रही है, उसलिए उसी एंगल पर लौटेगी। तो 45 कितना हो गया? 90 बेंड कर गई, इस सरफेस पर आएगी BC पर परपेंडिकुलर, इसलिए सीधे सीधे निकल आएगी। तो ये तो हो गया TIR एक इस सरफेस पर। हाँ, अगर इसी से कहें कि 2 बार TIR हो, ऐसे बताओ, लो 2 बार TIR होने के लिए क्या करोगे? आप लाइन ऐसे ही ड्रॉ करो। ये वाला डायग्राम बच्चे नहीं ड्रॉ कर पाते, क्योंकि इसमें ये डायगोनल वाली लाइन है, मतलब बड़ी वाली। अब इसमें क्या होगा कि आपको ऐसे बनाना है कि यहाँ से जो साइड्स हैं वो परपेंडिकुलर हो और 90 डिग्री का एंगल बने, और ये दोनों साइड बराबर हो। तो ज़रा नाप के बनाइएगा। क्यों? क्योंकि जो आपको एंगल बनाना है उसमें 90 डिग्री भी हो और उसकी जो लेंथ है दोनों साइड की वो बराबर भी हो। जैसे ये दोनों बराबर है, ये तभी तो 45 होंगे। अब देखिए कि अब इसमें क्या होगा कि जो एक रे आ रही है वैसे ही जो पहले वाला डायग्राम में आपने देखा, यहाँ से ऐसे आ रही तो यहाँ पर आएगी, यहाँ से TIR होगा तो इस सरफेस पर आएगी, यहाँ से TIR वैसे ही होगा जैसे यहाँ पर है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस यहाँ पर 45 होगा तो 45 पे लौटी, इस सरफेस पर आई तो यहाँ पर भी वो 45 ही पे तो आएगी। तो ये जो सारे एंगल जो हैं 45 के होंगे, तो इस बार यहाँ से इसका TIR हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये ऐसे लौट आएगी। अब आपको इतना सब पता है तो फटाफट डायग्राम बनाना है दोनों पोजीशन। तो क्या करो, इंसिडेंट रे लो, 90 डिग्री पर यहाँ खींचो, यहाँ से इंसिडेंट रे के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींचो, ये दोनों पैरेलल हो, ये दोनों पैरेलल हो। ये हो गया, 2 बार TIR हो रहा है। अब हाँ, कोई क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, बहुत पूछा जाता है कि एक राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है, उसके ऊपर 3 रेज आ रही हैं ऐसे, ठीक है, और तीनों रेज का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू दीज कलर्स, डिफरेंट कलर की हैं, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़ गिवन है। μ1 मान लो 1.39, μ2 1.47, μ3 1.52, इस तरीके से। किस कलर का TIR होगा, किस कलर का नहीं होगा, ये मर्ज आउट कर जाएगी। यहाँ पर आपको थोड़ी कंडीशन समझनी है। आपको पता है TIR के लिए कंडीशन होती है μ = 1/sin c, और ये वाली कंडीशन कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट शुड बी ग्रेटर देन c।
मतलब जो क्रिटिकल एंगल है वो लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हर एक में, यहाँ पर भी देखो कैसे है, कितना है 45, तो हम क्या ले सकते हैं, C लेस देन 45 डिग्री है। दोनों तरफ अगर हम साइन लिखें तो साइन C लेस देन साइन 45 है ना। और साइन C किसके बराबर लिख सकते हो, 1/μ, तो 1/μ लेस देन 1/√2 ये हुआ। इसका मतलब हो गया कि म्यू जो है वो √2 से बड़ा हो। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41। तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म कितना हो, 1.41 से बड़ा। तो अब यहाँ पर देखो ये दोनों वैल्यूज़ बड़ी हैं, तो इनका अगर μ2 μ3 के लिए है तो इनका तो TIR ऐसे दिखा दो। यही इसका TIR का यूज़ है कि टू सेपरेट आउट द डिफरेंट कलर्स। तो अब यहाँ पर डिफरेंट कलर की लाइट आ रही है, तो जिस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लेस देन 1.39 है उसका TIR नहीं होगा, और जिस कलर के लिए मोर देन 1.41 है वो क्या हो गया, उसका होगा 1.39, मतलब लेस देन 1.41, इसलिए उसका इमर्ज आउट हो गया। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको मैं एक एक ट्रिक दे रही हूँ। जैसे यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, पानी में ये बल्ब है। अब बल्ब पानी की अपर सरफेस पे कितना सरफेस एरिया इल्यूमिनेट करेगा, तो अब बल्ब से सब तरफ लाइट जाएगी, तो अब आप देखिए सरफेस एरिया वो इल्यूमिनेट होगा पानी का जो अलोंग द सरफेस लाइट जाए। तो अलोंग द सरफेस लाइट जाए तो इसके लिए अगर आपने ये रे ले ली बल्ब से जाने वाली, वो रे यहाँ पर अगर हम नॉर्मल डालें जिस पॉइंट पर अपर सरफेस पर आ रही, तो वो अलोंग द सरफेस ऐसे जाए, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऊपर एयर में या रेयर मीडियम में 90 डिग्री तो हुआ ना। और ये रे जिस एंगल पर आ रही है नॉर्मल से, वो क्या है, क्रिटिकल एंगल। क्यों क्रिटिकल एंगल, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो क्रिटिकल एंगल की यही तो डेफिनेशन है कि डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाता है जिसके लिए रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। तो यही TIR से रिलेटेड या क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड ये भी एक प्रोसेस है। अब इसे पूछा जाता है कितना एरिया इल्यूमिनेट होगा। तो अब आप एरिया इल्यूमिनेट होने के लिए कैसे देखोगे, आपको मान लिया कि ये रे इधर भी जाएगी, हर तरफ जाएगी। 2D डायग्राम में अगर आप ऐसे सोचो इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, हर तरफ जाएगी ना रे, तो एक सर्किल बनाएगी। तो उस सर्किल की मान लिया आपने ये रेडियस R है, R पता लगा लो तो πr² निकल आएगा। अब हाइट ऑफ बल्ब दी है h, तो आपको पता है कि अगर मैं tan C = लिखूँ तो R/h लिखूँगी। कैसे, देखो अगर ये C है हाइट और ये नॉर्मल, दोनों पैरेलल है ना, और ये लाइन कैसी है, जो लाइट रे है वो ट्रांसवर्सल, तो अगर ये C है तो ये भी C होगा। अब इस ट्रायंगल में tan C ले लिए गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो R/h हो गया। tan C किसके बराबर होता है, तो आपको पता है ना कि जो sin C है वो sin C किसके बराबर है, 1/μ, μ = 1/sin C पढ़ा, तो sin C आपको ये पता है। और आपको ये भी पता है कि हम cos C किसके बराबर लिख सकते हैं, √1 - sin² C, यानी कि √1 - 1/μ²। ये किसके बराबर हो गया, μ² - 1/μ, अंडर खाली इसके अंदर, नीचे μ² के μ बाहर। क्यों निकाला, sin C / cos C tan C लिख सकते हैं ना, तो हम क्या लिख देंगे कि अब tan C किसके बराबर हो जाएगा, R/h, या किसके बराबर हो जाएगा, √1 sin C / cos C। sin C कितना है, 1/√1/μ, और अपॉन cos C है तो इंटू करके अगर हम लिख देंगे यहाँ इसकी वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, μ / √μ² - 1। ये μ और μ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो क्या रिलेशन आया वो R का किसके बराबर आ जाएगा, R = h, देखो h इधर जाएगा, और अपॉन √μ² - 1। μ दिया है वाटर है 4/3, h दिया है जो भी वैल्यू, तो आप R निकाल सकते हो। और R अगर पता चल गया तो πr² निकाल लेंगे, दैट इज एरिया इल्यूमिनेटेड एट द वाटर सरफेस।
तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर रख दिया। ये कुछ आपको मैंने तरीके बताए जो प्रिज्म से रिलेटेड है और TIR पर बेस्ड है।